बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक लोक सेवक आवास में बुलाई है। इस बैठक में पहली बार सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दरअसल बिहार की एनडीए सरकार जल्द ही अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रही है। इससे पहले लोक सेवक आवास में सीएम की ओर से बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और इस बैठक में एनडीए के सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मंत्री भी शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष को किसी भी पार्टी की रीढ़ माना जाता है, जिनसे जमीनी हकीकत के बारे में फीडबैक लिया जाएगा और इसी के साथ मंत्रियों से भी सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में एनडीए के नेताओं के बीच आ रही समस्या के समाधान की भी कोशिश होगी। अब सबकी नजरें 10 जुलाई को होने वाली बैठक पर टिकी है, जिसमें जिला अध्यक्ष को मिलने वाले टास्क और विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति के साथ बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार बनने के बाद प्रदेश स्तर के तो लोग कुछ बैठते थे, लेकिन जिला अध्यक्षों की कभी बैठक नहीं हुई थी। तो सभी जिला अध्यक्षों को बुला के क्या चल रहा है नीचे, या कुछ फीडबैक लेना, या क्या सरकार की नीतियों में और कुछ ऐड करना चाहिए, ये सब जब नीचे के स्तर से फीडबैक आएगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष जिलों में रह के काम करते हैं, उसको नीचे तक की फीडबैक रहती है। तो इसलिए गठबंधन दल के 5 दल के सभी जिला अध्यक्ष कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो है मिलेंगे। कि पहली बार हो रहा है इस तरह का कि जिसमें जिला अध्यक्ष को बुला करके और सब अपनी बात रखेंगे, तो बहुत चीज़ों का जानकारी भी होगा जो आप लोग नहीं लोग जान पाते हैं, वो जिला अध्यक्ष के माध्यम से सब लोग एक दूसरे जगह को बताएंगे। तो एक तो गेट टुगेदर भी होगा और बहुत सारे बात को एक जगह के दूसरे जगह के लोग को जान भी पाएंगे। मुख्यमंत्री जी का यह सोच है कि जिला स्तर पे एनडीए के जितने भी तमाम साथी आएंगे तो वो पूरा वहाँ का एक एक चीज़ों को बताने का काम करेंगे कि जिला में कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, नहीं आ रही है, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या करने की ज़रूरत है, जो सरकार का सोच है उस सोच के हिसाब से और क्या काम होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के विजन के साथ सारे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी आएंगे और उस बैठक में शामिल होंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। एग्रीकल्चर फीडर से निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भी फोकस किया गया। योजना के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश सीएम ने दिया है। पीएम कुसुम योजना को रफ्तार देने के निर्देश भी मिले हैं। कृषि क्षेत्र के सोलराइजेशन पर सरकार का फोकस है। आपको बता दें, सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के लोक सेवक आवास में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिहार में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसी दौरान सीएम ने ऐलान किया। बांकीपुर में उपचुनाव की सियासी एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने आज नामांकन कर दिया है और इसके साथ ही वे अब सीधे जनता के दरबार में पहुंच गए हैं। नामांकन और जनता के दरबार में जाने से पहले अभिषेक सिन्हा ने भगवान के दरबार में मत्था टेका, पूजा पाठ कर जीत का आशीर्वाद लिया। भगवान के साथ ही अभिषेक ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके माता पिता भी बेहद भावुक नजर आए। अभिषेक सिन्हा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब अभिषेक सिन्हा ने आज भगवान का आशीर्वाद दिया और उसके बाद सभी बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभिषेक सिन्हा जो कि बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उन पर भरोसा इस बार बीजेपी ने जताया है।
तो बांकीपुर से अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन के बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए और इस उपचुनाव में एकजुटता दिखाई। सीएम सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई कद्दावर नेता भी इसमें शामिल हुए और सभी ने अभिषेक सिन्हा के समर्थन में लोगों से बहुमत देने की अपील की। 20 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और भारतीय जनता पार्टी का वाच टावर बहुत मजबूत होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि आप जो काम करते हैं आपका वाच टावर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। और लगातार हमने बूथ स्तर पर अपने मंडलों में जाकर काम किया और पार्टी ने आज मुझे इस लायक सोचा, मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया एनडीए का। पहले तो मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आज पार्टी ने ऐसा बड़ा मौका मिला है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी नामांकन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, भोला यादव और रणविजय साहू नामांकन में रेखा गुप्ता के साथ मौजूद थे। नामांकन के बाद रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस बार बीजेपी का भ्रम टूटेगा। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आरजेडी महासचिव रणविजय साहू ने महागठबंधन में किसी भी विवाद से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र है लड़ने को। कोई चैलेंज नहीं है। पूरी लड़ाई एक तरफ विचारधारा की है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, जो एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का विचारधारा है, लालू यादव का जो विचारधारा है, महागठबंधन का विचारधारा है और हमारी जीत पक्की है। महागठबंधन इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और अब बात झारखंड की करते हैं, जहां चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल रही। उनका कहना है कि कई जगहों पर बीएलओ डोर टू डोर जाकर मतदाताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि मुखिया और पार्षद के घरों से ही फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से करने की बात कही है। साथ ही दावा किया कि रांची में एसआईआर की प्रक्रिया अन्य जिलों की तुलना में धीमी गति से चल रही है। अल्पसंख्यक आयोग को विशेष करके अल्पसंख्यक इलाके में कुछ लिखित शिकायत भी अल्पसंख्यक आयोग को आया है, कुछ टेलीफोनिक शिकायत भी आए हैं। मैं स्वतः अल्पसंख्यक इलाके के करीब 100-150 घरों में जा कर के पूछने का काम किया तो पता ये चला कि बीएलओ घर घर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही साथ बीएलओ अपने बूथ पर वोटर को बुला रहे हैं और हमको लगता है, जो हमने देखा है कि रांची जिला में जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वो काफ़ी धीमे गति में चल रही है। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। खबर आपको बगहा से दिखाते हैं, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर मिल रही है। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई। घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी की तैनाती की गई। मामला वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र अंतर्गत टाढ़ी गांव के पास धनहिया का बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौके पर जुट गए। वन विभाग की टीम को घेर लिया। विरोध बढ़ने के बाद स्थिति हिंसक भी हो गई और आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी। घटना में दोनों पक्षों के करीब 6 से ज्यादा लोगों को घायल होने की सूचना है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर जहानाबाद से बताते हैं, जहां चोरों ने डाउन लाइन में ओवरहेड हाई टेंशन बिजली तार काट दिया, जिससे रेल परिचालन बाधित हो गया है। करीब 3 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। सूचना मिलने के बाद रेलवे और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और तार की मरम्मत कर परिचालन को फिर से शुरू कराया गया है। मेरे पीछे 1 नंबर गुमटी है और दूर जब आप पीछे नज़र डाल रहे होंगे तो जहानाबाद स्टेशन दिख रहा होगा। बीती रात स्टेशन के पास ही यहाँ से बहुत नज़दीक का ये एरिया है जो पीछे आप वायर हेड देख रहे हैं, इसको चोरों ने काट लिया, जिसकी वजह से घंटों ट्रेन परिचालन बाधित रहा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सुबह होने से पहले रेलवे के अधिकारियों और इंजीनियरों ने यातायात को बहाल कर लिया, वायर जोड़ दिया गया है। साथ ही जो चोरी हुई वायर थी उसकी बरामदगी भी हो गई है। अब अधिकारी और जो थाने के इंचार्ज हैं वो उन बदमाशों की तलाश कर रहे हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। लखीसराय से बड़ी खबर है। नीट धांधली मामले में ईओयू का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 30 आरोपियों को 72 घंटे की रिमांड पर लिया गया। सॉल्वर गैंग और बायोमेट्रिक कर्मियों से पूछताछ होगी। मंडल कारा पहुंची है ईओयू की टीम। लखीसराय में गहन पूछताछ हो सकती है। धांधली के पूरे नेटवर्क की कड़ियां ईओयू खंगालेगी। और अब बात देश दुनिया की खबरों की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। भारतीय समुदाय में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज से मुलाकात की। पीएम मोदी इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, व्यापार और निवेश, रक्षा सहयोग, शिक्षा, महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मेलबर्न में ऑपरेशन सिंदूर पर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर का डेमो तो देख लिया होगा। पीएम मोदी ने बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर बड़ा हमला हुआ है। धमाके आतंकियों के अड्डे पर किए गए, गूंज दुनिया में सुनाई दी गई। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों,
साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, आपने भी देखा है भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है।